हेलो एंड वेलकम टू करियर ऑन ट्रैक। मैं ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, सो होपफुली इस बार तमीज़ से रिकॉर्ड हो जाए। लेट्स जस्ट जम ऑन टू द टॉपिक कि इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी 5 मिस्टेक्स यू नीड टू अवॉइड वाइल सॉल्विंग जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन। क्योंकि नीट का एग्जाम एकदम सर पे है, तो ये चीज़ों पर आपको ध्यान देना ही देना है, ओके। एंड मैंने कुछ बेफालतू की सिली चीज़ें नहीं लिखी हुई यहाँ पे कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, ओ एम आर ऐसे अटैम्प्ट करो वगैरह, नहीं। मैंने टॉपिक वाइज के टॉपिक से रिलेटेड आप कैसे 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 क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते वक्त आप क्या मिस्टेक कर सकते हो, उनको टारगेट किया है, ठीक है। स्ट्रेट टू द टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। पहली मिस्टेक, अगर टॉपिक इज़ लाइक IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो फिर द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ इज़ प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर ये कहता है कि अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए तो सबसे पहली चीज़ देखो कि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। फंक्शनल ग्रुप होगा तो कार्बन की नंबरिंग वहीं से चालू करोगे। प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज हम फंक्शनल ग्रुप को सबसे ऊपर रखते हैं, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। और एक्चुअली में आपको पता है पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स भी दे दिए जाते हैं कभी कभार, तो इसलिए फिर ये फंक्शनल ग्रुप का जो ऑर्डर है ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रखते हो सबसे ऊपर, फिर सल्फोनिक एसिड को, फिर एस्टर को, फिर एसिड क्लोराइड को, और फिर अमाइड को। ये जो एस्टर, एसिड क्लोराइड और अमाइड वाला पार्ट है, इसको प्लीज़ ढंग से याद रखना। आई गेस जेई में भी रिसेंट में क्वेश्चन में ये ऑर्डर ही पूछा गया था। और एक और चीज़ कि अल्डिहाइड को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे ओवर कीटोन। और हाँ, ये कि साइनाइड को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहो अबव अमीन, ठीक है। ये तीनों चीज़, एक तो ये एस्टर पार्ट, एसिड क्लोराइड पार्ट और अमाइड पार्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। एक ये कि साइनाइड को ऊपर रखा जा रहा है अमीन के, और अल्डिहाइड को ऊपर रखा जाता है कीटोन के, ठीक है। अब एक और चीज़ हो सकती है जब आपको डबल बॉन्ड वर्सेस ट्रिपल बॉन्ड वाली सिचुएशन दे दी जाए। मतलब कि मान लो अगर दोनों सेम लेवल पे है, ठीक है, एकदम सेम लेवल पे है, तो आप डबल बॉन्ड को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दे दो। लेकिन अगर दोनों सेम लेवल पे नहीं है तो फिर क्वेश्चन देख के अटैम्प्ट करना पड़ेगा। इसके लिए इस फैक्ट को समझाने के लिए ना मैंने तो क्वेश्चन लिया है, और ये PYQs ही हैं, तो प्लीज़ ढंग से देखना। जैसे कि ये कंपाउंड आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो फर्स्ट कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, और वहीं पे अगर आप राइट साइड से जाओगे तो फर्स्ट कार्बन पे आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। और क्योंकि अगर आप खुद का लॉजिक लगाने जाओगे तो लोगों को लगता है कि अरे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक और बॉन्ड आ गया, मतलब कि यहाँ से इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बट द थिंग इज़ नहीं, नहीं, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक लेवल पे हैं तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। तो मतलब कि आप लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग चालू करोगे। इस कंपाउंड में तीन तीन छः कार्बन है, ठीक है। तो हेक्स 1 पे इन एंड 5 पे आइन, दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है। हेक्स 1 पे इन, यहाँ पे एक वो होना चाहिए हाइफन, सॉरी यार, मतलब जल्दी में बनाई है वीडियो तो थोड़ी बहुत गलतियाँ मिल सकती हैं। 1 पे इन एंड 5 पे आइन। वहीं पे अगर आप इस IUPAC कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करना चालू करेंगे तो सेकंड कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। पर अगर आप राइट साइड से नंबरिंग चालू कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप राइट साइड से नंबरिंग चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम लेवल पे नहीं है, नहीं। अगर आप लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो सेकंड कार्बन पे मिलेगा डबल बॉन्ड, ये सेम सिचुएशन नहीं हुई। इसलिए आप राइट साइड से जाओ, फर्स्ट कार्बन पे आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल जा रहा है। बट एक बात ध्यान रखो कि चाहे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे मिल रहा है, फाइन, बट नेमिंग करते वाइज आप यही लिखोगे ना, पहले वर्ड रूट लिखोगे, फिर डबल बॉन्ड मेंशन करोगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड मेंशन करोगे, ठीक है। तो तीन तीन 3 2 5, तो पेंट, पेंट विल बी द वर्ड रूट। पेंट 3 पे इन एंड 1 पे आइन, 3 पे इन एंड 1 पे आइन, ओके, नाइस। अब सेकंड पॉइंट हमें याद दिलाता है कि हमें लोएस्ट लोकेंट, अभी भी टॉपिक ना IUPAC नॉमेनक्लेचर ही है कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो सेकंड पॉइंट हमें याद दिला रहा है लोएस्ट लोकेंट वाले रूल को मत भूलना। मान लो तुम्हें चाहे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस, ये जेईई मेन का भी रिसेंट का ही क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के ना मतलब दिमाग थोड़ा भटक जाता है। आप जल्दी में सॉल्व करने की कोशिश करते हो इसको कि अरे ऐसे क्वेश्चन को तो जल्दी करो और निपटाओ। अगर क्वेश्चन इजी लग रहा है तो ऑप्शंस जहाँ तक है मुश्किल होंगे, ठीक है। और फिर भी एक बार रीचेक करना, रीसॉल्व करना उसको। जैसे कि पहली बार में जब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने वो स्टुपिडिटी की थी। मैंने सोचा था, मैं कहा राइट साइड से नंबरिंग चालू करते हैं, यहाँ पे 5 से मिल रहे हैं कार्बन्स, तो हमें 3 4 और 7th पोजीशन पे मिल रहा है कार्बन। बट 3 + 4 इज इक्वल टू 7 एंड 7 + 7 इज इक्वल टू 14, ठीक है। बट अगर एक बार के लिए हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करके देखें ना तो हमें
2, 5 और 6 पोजीशन पे मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो 2 + 5 इज़ 7 एंड 7 + 6 इज इक्वल टू 13। तो हमें लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पे लोएस्ट लोकेंड मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग ऐसे करी जाएगी। ठीक है, अगर किसी का पहली बार में क्वेश्चन गलत सॉल्व हुआ था, सो लाइक वही आपको ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट नहीं आता, बट आप जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये हमें याद दिलाता है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे करें, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। देखो, बॉइलिंग पॉइंट ना यूजुअली 3 चीज़ों पे मैटर करता है, सरफेस एरिया, ब्रांचिंग और मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहली बात तो यही हो जाती है कि मॉलिक्यूलर वेट अगर ज़्यादा है कंपाउंड का तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा माना जाता है। बट इस पॉइंट पे यूजुअली लोग कंफ्यूज नहीं होते, कंफ्यूज ये 2 पॉइंट्स करते हैं, सरफेस एरिया और ब्रांचिंग। अगर किसी कंपाउंड का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा, पर अगर किसी कंपाउंड में ब्रांचिंग कर दी गई है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये दोनों एग्जाम्पल को, मतलब दोनों पॉइंट्स को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, आपको एन हेक्सेन, एन ब्यूटेन और एन प्रोपेन में बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को बोला, तो सबसे ज़्यादा एन हेक्सेन का होगा क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, फिर एन ब्यूटेन का क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, फिर एन प्रोपेन का क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। अब ये ना एक्चुअल में नीट का PYQ ही है कोई, अगर आपको हेप्टेन, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन और हेक्सेन में कंपेयर करने को बोले बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे पहले आप हेप्टेन को ऊपर रखोगे सबसे क्योंकि इसमें 7 कार्बन है, फिर हेक्सेन को क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन को क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, फिर आप ब्यूटेन को रखोगे क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, फिर आप 2 मिथाइल प्रोपेन को रखोगे क्योंकि माना कि इसमें भी 4 कार्बन है पर इसमें ब्रांचिंग हो रखी है। देखो, ब्यूटेन तो क्या हो गया, स्ट्रेट चेन है जिसमें 4 कार्बन है। 2 मिथाइल प्रोपेन इज, ये ब्यूटेन का ही एक आइसोमर हो गया, बट यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी गई है। स्ट्रेट चेन में जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था उसको आपने सेकेंड कार्बन पे ला के रख दिया, तो ये ब्रांचिंग कर दी गई है, और ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, इसलिए ऑर्डर ऐसा आया है। Hopefully my point is clear. Now let's move on to the next topic. Aromaticity से तो आप देख ही रहे हो आजकल की, आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब कि कुछ रिकरिंग पैटर्न में आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको क्राइटेरिया तो पता ही होना चाहिए कि एक कंपाउंड को आप किस लिए एरोमेटिक कंसिडर करते हो। पहले तो अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, उसके सारे कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके पास एक अवेलेबल p ऑर्बिटल है। देखो, सारे कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे ना तो वो प्लेनर हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, उसके पास अवेलेबल p ऑर्बिटल होनी चाहिए। फिर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये बेसिकली हमें किसी साइंटिस्ट ने एज इट इज़ पकड़ाया है, तो हम इसके बेसिस पे ही जज करते हैं, इसके बेसिस पे ही हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे n 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे n 0 हुआ तो 4 × 0 इज़ 0, 0 + 2 इज़ ऑब्वियसली 0 + 2 हो रहा है तो 2 ही निकल के आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी कंपाउंड में जो कि साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, उसके पास अवेलेबल p ऑर्बिटल भी है, तो और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एरोमेटिक होगा, कॉन्जुगेशन में होनी चाहिए। और वहीं पे अगर कोई कंपाउंड है जिसमें साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, अवेलेबल p ऑर्बिटल भी है, और या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो भी एरोमेटिक होंगे। जैसे NCERT के एग्जांपल्स दे रखे हैं और इन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 2024 में पिरिडीन के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया है। इन हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड को पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंसिडर क्यों करा जा रहा है। जैसे ये कंपाउंड कहलाता है फ्यूरैन। इसमें क्या है ना, हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे गिने, ये 1 2, ये तो पाई बॉन्ड हो गया तो इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी पाई बॉन्ड हो गया, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 2 + 2 = 4। पर ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ना वो भी कॉन्जुगेशन में पार्ट लेते हैं, तो इसलिए इस कंपाउंड में ओवरऑल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर जंप कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, और इसलिए वो कंपाउंड को एरोमेटिक भी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड है फ्यूरैन जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके ऑक्सीजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है।
ऐसे ही मान लो फ्यूरान के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन हटा के सल्फ़र लगा दिया। सल्फ़र तो आपको पता है सल्फ़र में भी एक्स्ट्रा आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिख जाएंगे। तो वैसे ही इसका भी सीन होता है, थायोफीन का भी। इसमें भी एरोमेटिक, उसमें थायोफीन के भी एरोमेटिक होने का रीज़न यही है कि सल्फ़र के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से इस पूरे कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इसलिए ये भी एरोमेटिक है। अब आ जाते हैं पेरिडीन में। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा इस रिंग में ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसको एरोमेटिक बनाते हैं, इसलिए नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स की कोई ज़रूरत नहीं है इसे। यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर की साइड प्रेजेंट होंगे, वो नहीं है पार्ट कॉन्जुगेशन का, क्योंकि ये कंपाउंड ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है कि नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पे, एंड दैट इज़ बेंजीन रिएक्शन। बेंजीन के जो भी रिएक्शन दे रखे हैं ना एनसीईआरटी में, नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, इवन फ्रीडल क्राफ्ट के रिएक्शन के भी, उनकी अटैकिंग रिएजेंट पता होना ज़रूरी है आपको। आई थिंक जेई में इस सल्फोनेशन रिएक्शन से रिलेटेड अटैकिंग रिएजेंट का क्वेश्चन पूछ लिया था। अभी के लिए तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप इन रिएक्शंस के तो अटैकिंग रिएजेंट को याद रखो ही रखो। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक, कि कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ जाके रिएक्ट कर रही है। तो नाइट्रेशन के टाइम पे ये इसे कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। तो ये नाइट्रोनियम आयन जाके अटैक करता है बेंजीन रिंग पे और जाके अटैच हो जाता है। हेलोजिनेशन रिएक्शन के टाइम पे ये एक्स पॉजिटिव, अब मान लो क्लोरीन जा रहा है तो मतलब बेसिकली Br उस पर पॉजिटिव साइन है, फिर क्लोरीन है तो Cl उस पर पॉजिटिव साइन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो रही है ना, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल एज स्पीशीज जा रही है। और सल्फोनेशन रिएक्शन में एक्चुअल में तो तुमने रिएक्शन में देखा हो तो HSO4 नेगेटिव लिखा होता है, हाँ, पर नेगेटिव साइन है इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल हो गया ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ बोल रखा है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है, वही रिएक्शन में जनरेट करवा रहा होता है और भी चीज़ों को। होपफुली इतना क्लियर हो गया, एंड मे बी ये लेक्चर आपकी हेल्प करे एग्ज़ाम में थोड़े मार्क्स को इम्प्रूव करने में।